हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। तो बहुत सारे बच्चों के पास से एक रिक्वेस्ट आ रही है सर, हैमिल्टन जैकब इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और एक्शन क्या होता है उसके ऊपर। जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में एक बार कैसे सॉल्व करना है बता दीजिए। तो सेम चीज को लेके मैं आज यहाँ पे आया हूँ। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस अ लिटिल बिट एंड देन लेट मी टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन माइट कम। तो आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हैमिल्टन जैकब इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड हैमिल्टन हैमिल्टन Jacobi equation. That's called the Hamilton Jacobi equation. ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो, मान लो हमारे पास एक पुरानी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जहां पे हमारे पोजिशनल कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के एंड पी के से। आई मीन बेसिकली तुम लोग को पता होगा कि ये समेशन कन्वेंशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे क्यू के का वैल्यू तुम्हारा डिपेंड करता है जितने भी नंबर ऑफ पोजीशनल वेरिएबल्स हैं, वैसे ही के वेरी करेगा जितने भी नंबर ऑफ तुम्हारा मोमेंटम वेरिएबल्स हैं। तो इफ बेसिकली दिस इज योर ओल्ड पोजिशनल वेरिएबल एंड ओल्ड मोमेंटम वेरिएबल, then in this old sort of variables I can write my Hamilton's equation of motion as partial, as I can, if this is my old set of variables, if this is my old set of variables, then I can write the Hamilton's equation of motion. तुम लोगों को पता होगा that Pk dot is equals to negative of partial differentiation of old Hamiltonian with respect to Qk, and Qk dot is basically equals to partial differentiation of old Hamiltonian with respect to Pk. I know these equations of motion which are called the Hamilton's equation of motion in the old way. अभी अगर मैंने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराया, अभी अगर मैंने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराया और जिसके दौरान मेरे जो नए पोजिशनल वेरिएबल्स एंड मोमेंटम वेरिएबल्स बने वो है हमारा कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के, कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के। सो इसके रिस्पेक्ट में हमारे नए हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेंगे? कैपिटल पी के डॉट that is equals to negative of partial differentiation of h dash हमारा न्यू हैमिल्टोनियन है with respect to capital QK. Again, capital QK dot is basically is equal to partial differentiation of new Hamiltonian with respect to capital K. तो आई थिंक ये समझना बिल्कुल भी टफ नहीं है। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सेम है, सिर्फ ओल्ड वेरिएबल की जगह पे न्यू वेरिएबल आ गया है और ओल्ड हैमिल्टोनियन की जगह पे न्यू हैमिल्टोनियन आ गया। और ये हम लोग कैसे मिला हमें? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके ओल्ड सेट ऑफ जो तुम्हारे वेरिएबल्स थे पोजीशन एंड मोमेंटम, उससे हम लोग न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स पोजीशन एंड मोमेंटम पे आ गए। अब आने के बाद जरा यहाँ पे देखो, आने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे तरीके से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें, इफ वी मेक द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन in such a way, in such a way so that जो नया हैमिल्टोनियन है वो जीरो बन जाए। तुमने ऐसे तरीके से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराया है ताकि जो नया हैमिल्टोनियन है वो जीरो बन चुका है। तो अगर नया हैमिल्टोनियन जीरो बन जाता है तो नए इक्वेशंस ऑफ मोशंस तुम्हें क्या मिल जाएंगे? देयरफॉर pk dot I can say this is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 1, this is equation number 2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है भाई, हमने ऐसे तरीके से ट्रांसमिशन कराए हैं ताकि हमारा नया जो हैमिल्टोनियन h डैश जीरो हो गया है। तो अगर h डैश जीरो है तो उसको 1 और 2 में पुट करो, जैसे पुट करोगे pk डॉट जीरो आ जाएगा, qk डॉट जीरो आ जाएगा, so we'll get pk dot is equals to 0, we'll get pk dot is equals to 0। that means dpk dot dpk dt equal to 0। that means pk is basically constant with respect to time, with respect to time।
सिमिलरली अगर इस इक्वेशन में बिठाऊं h डैश इक्वल्स टू 0 तो q के डॉट 0 हो जाएगा, q के डॉट 0 हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं d q के dt will be equal to 0, जहां से हम बता सकते हैं कि q के is basically constant with respect to time, मतलब q के भी टाइम का फंक्शन नहीं है, t के भी तुम्हारा टाइम का फंक्शन नहीं है, ठीक है, हम लोग ये बता सकते हैं। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, आई कैन नेम देम लाइक दिस। तो अगर ये चीज हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग को पता है कि न्यू हैमिल्टोनियन एंड ओल्ड हैमिल्टोनियन कैसे रिलेटेड होते हैं। द न्यू हैमिल्टोनियन h डैश is equals to old Hamiltonian plus partial differentiation of f with respect to t. The new Hamiltonian h dash equals to old Hamiltonian h plus partial differentiation of f with respect to t, जहाँ पे f तुम्हारा क्या है, जेनरेटिंग फंक्शन, जहाँ पे f तुम्हारा क्या है, जेनरेटिंग फंक्शन, f तुम्हारा क्या है भाई, जेनेटिक फंक्शन। आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों को पता है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेनेटिक फंक्शन, f1 f2 f3 एंड f4, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेनेटिक फंक्शन। तो जरा मुझे यहाँ पे बताओ कि इफ दिस इज द इक्वेशन फॉर द न्यू हैमिल्टोनियन एंड द ओल्ड हैमिल्टोनियन, जिसको मैं नाम दे नंबर दे सकता हूँ 5, क्वेश्चन नंबर 5। I know this is the relation between the old Hamiltonian and the new Hamiltonian. Now just because I have taken the new Hamiltonian to be 0, so what can I get? 0 is equals to h plus f with respect to t, right? Let's call this equation equation number 6, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 6 है कि h प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t 0 है। और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखिए जेनेटिक फंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार में कौन सा वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे चूज करें ताकि ये इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि f2 जो होता है that is basically a function of small qk, capital pk and t। तो अगर इसको लेते हो तो हमें पता है स्मॉल क्यू के यहाँ पे है, कैपिटल क्यू के नहीं है, तो कैपिटल क्यू के कैसे निकालते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू, नहीं स्मॉल क्यू के है, स्मॉल पी के नहीं, स्मॉल क्यू के है, स्मॉल पी के नहीं है, तो वह कैसे निकालते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू के करके, कैपिटल पी के है, कैपिटल क्यू के नहीं है, तो कैपिटल क्यू के इज बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी के करके। तो ये जो दो इक्वेशंस है यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन में है। तुम लोगों को पता है बाकी जो जेनेटिक फंक्शंस है उन जेनेटिक फंक्शंस में क्या होते हैं, डेफिनेटली दोनों ही साइन नेगेटिव हो सकते हैं, वरना दोनों में एक तो पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने इस जेनेटिक फंक्शन को चूज किया और चूज करके इसमें ये फंक्शन यहाँ पे पुट कर दिया। तुम लोग अगर पता होगा जेनेटिक फंक्शन बाकियों के लिए कैसा रहता है, दैट इज f1 ऑफ स्मॉल क्यू के, कैपिटल क्यू के, t, small q के capital P comma t, then f3 of small pk, capital qk comma t, and f4 of small pk, capital pk comma t. So these are the 4 genetic functions जिसमें से हम लोगों ने f2 को चूज किया। f2 के लिए हमारे इक्वेशंस ये आते हैं, just because दोनों के दोनों वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं qk and pk के लिए, तो therefore हम लोगों ने ये दोनों वैल्यूज को चूज किया। therefore हम लोगों ने यहाँ पे f2 के जगह पे यहाँ पे f के जगह पे हम लोगों ने f2 चूज किया। तो अगर तुम f के जगह पे f2 चूज करते हो, जरा इन दोनों इक्वेशंस के नाम दे दूं मैं। देखो ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर, आई कैन जस्ट कॉल देम दिस वन इक्वेशन नंबर 7, तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगा, ये हम लोगों को पता है। इफ आई नो दिस टू थिंग्स देन आई कैन पुट व्हाट, आई कैन यहाँ पे इसको इसके जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ h plus partial differentiation of f2 with respect to t is equal to 0, जिसको मैं नंबर 10 बोल सकता हूँ इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैं f की जगह पे f2 पुट किया, क्यों पुट किया, क्योंकि f2 में जो दो इक्वेशंस आते हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, तो वो इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अगर ये हमारे इक्वेशंस हैं, नाउ जस्ट पे अटेंशन, I know that f2 is a function of small q के capital p के and t, right? तो यहाँ पे आते I know that f2 is basically a function of
स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के एंड टी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी एफ टू डी टी will become equals to summation over k partial differentiation of f2 with respect to qk का फंक्शन है तो पहले qk के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर qk का टाइम डेरिवेटिव प्लस समेशन ओवर k पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू pk का फंक्शन है तो कैपिटल pk into pk डॉट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t। ये आ रहा। अब हम लोग को पता है कि हम लोगों ने नया हैमिल्टनियन ऐसे चूज किया था ताकि h डैश 0 हो जाए। अगर h डैश 0 होता है तो pk डॉट 0 होता है, कैपिटल qk डॉट 0 होता है, कैपिटल pk डॉट 0 होता है। भाई एक बात बता, अगर कैपिटल pk डॉट 0 है मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा 0 है, ये वाला पार्ट तुम्हारा 0 है। अगर ये 0 है तो ये सेकंड वाला फंक्शन चला गया। दूसरी बात यहाँ पे तुम जरा देखो, ये f2 होगा, this will be your f2 with respect to t। यहाँ से इक्वेशन नंबर 10 से देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 with respect to t plus h equals to 0, तो f2 with respect to t को क्या लिख सकते हो, माइनस कैपिटल h। तो इक्वेशन 10 से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस चीज को, दिस थिंग कैन बी रिटन एज माइनस कैपिटल h। तो आई कैन राइट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 with respect to, not partial, total differentiation of f2 with respect to t is basically equals to summation over k। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू qk, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 8 को देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू qk, इसको लिख सकते हैं स्मॉल pk। तो आई कैन राइट स्मॉल pk इनटू qk डॉट माइनस, इस चीज को लिख सकते हैं माइनस h। अच्छा, तुम लोग जरा मुझे बताओ कि समेशन ओवर k pk qk डॉट माइनस h, इसको हम लोग रिनाउंडली जानते हैं, हमारा लैग्रांजियन L होता है। This relation is very famous, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं that df2 is equals to L dt and therefore integrating both side हम लोगों को मिल जाता है f2 is basically equals to integration of L dt। Now time integration of the Lagrangian is known as S, that is action of the system। This is known as action of the system। कैसे निकालते हैं, that is the time integration of the Lagrangian and this is basically equals to the second generating function। तो f2 जो कि बेसिकली तुम्हारा किसका फंक्शन है भाई, f2 जो कि बेसिकली तुम्हारा स्मॉल qk कैपिटल pk एंड t का फंक्शन है, that is actually equals to your s। तो s भी तुम्हारा स्मॉल qk कैपिटल pk t का फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को कि h प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू t हमारा 0 था, मैं इस जगह पे लिख सकता हूँ f2 के जगह पे h प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f2 के जगह पे लिखूंगा s जो हमारा एक्शन है विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे ये चीज, एंड ऑफ कोर्स हम लोग को पता था कि तुम्हारा जो यहाँ पे pk आता था, स्मॉल pk कैपिटल pk, जो स्मॉल pk आता था, स्मॉल pk is basically equals to partial differentiation of f with respect to small qk। तो डेफिनेटली इसको हम लिख सकते हैं partial differentiation of s with respect to small qk। तो डेफिनेटली जो हमारा हैमिल्टनियन है वो हैमिल्टनियन किसका फंक्शन है, पुराना हैमिल्टनियन इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल qk स्मॉल pk टाइम प्लस partial differentiation of s with respect to t equal to 0। जिस चीज को अभी मैं लिख सकता हूँ सर जी, स्मॉल p की जगह पे लिख सकता हूँ s with respect to qk। तो ये जो हैमिल्टनियन है दैट इज qk partial differentiation of s with respect to qk t plus s with respect to t is equal to 0। तो ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। तो मोस्टली यहाँ से याद रखने वाली चीज तो यही बोल सकते हो कि एक्शन विच इज इंटीग्रेशन ऑफ L डॉट dt। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे गेट 2022 में, जरा क्वेश्चन को एक बार देख लो। 2022 में क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg is released from a height of 1 meter above the ground। when it reaches the ground what is the value of the Hamilton's action of this motion। very good सर जी, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपका ग्राउंड है,
ये आपका ग्राउंड है, और ग्राउंड के 1 मीटर ऊपर से एक बॉल को मैंने फेंका है। 1 मीटर ऊपर मतलब यहाँ से एक बॉल को मैंने फेंका है, और ये जो हाइट था यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है सर, ये 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो आपका 1 मीटर हाइट है। ठीक है, बोला गया है कि जब ये बॉल यहाँ से आके इधर गिरेगा तब इस बॉल तो हैमिल्टन एक्शन क्या होगा वो आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोगों को सिर्फ लाग्रेंजन निकालने हैं, और लाग्रेंजन को इंटीग्रेट करना है किस टाइम के रेंज में, कि यहाँ से यहाँ पे बॉल को गिरने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम के रेंज में। तो t इक्वल टू 0 पे बॉल यहाँ पे था, t इक्वल टू किसी एक टाइम पे बॉल यहाँ पे होगा, किस टाइम पे यहाँ पे होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जरा देखो, मान लो किसी एक इन बिटवीन पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे बॉल है, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा बॉल यहाँ पे, इस पॉइंट पे तुम्हारा बॉल है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट बी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जमीन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ z। तो अगर ये डिस्टेंस z है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इनिशियल पॉइंट से ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा 1 माइनस z। तो मैंने बोला है कि लाग्रेंजियन जो होता है दैट विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज़ अलोंग वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन मोशन हो रहा है अलोंग द z एक्सिस, तो लिख सकता हूँ हाफ m z डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा तुम्हारा mgh होता है। तो अगर हम लोग माने कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तुम्हारा ओके L इक्वल्स टू T माइनस V, नॉट T प्लस V, L इक्वल टू T माइनस V, सॉरी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर 0 है ग्राउंड पे, तो एट अ हाइट Z तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ, सॉरी mgz, mgz। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे है, जो z डिस्टेंस दूरी पे है, जब पार्टिकल का लाइक पोजिशनल कोऑर्डिनेट z है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिन माना है, तो अगर यहाँ पे ओरिजिन मानते हो तो डेफिनेटली एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ z डॉट स्क्वायर एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज mgz। सो दिस इज द लाग्रेंजियन एट पॉइंट B। जो कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है, इस आर्बिट्री पॉइंट पे हम सिस्टम का लाग्रेंजियन हम लोगों ने लिख दिया। अब z डॉट क्या है, z डॉट तुम्हारा वेलोसिटी है, कैसे निकालोगे सर जी, सिंपल सिंपल सा, कांस्टेंट फोर्स में मोशन हो रहा है, तो डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u प्लस ft। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल, अगर वो मान लो कि एक सर्टेन टाइम के बाद उसका जो वेलोसिटी होता है z डॉट, सो दैट कैन बी रिटन एज इनिशियल वेलोसिटी u, जमीन की तरफ मूव कर रहा है मतलब बॉल एक्सीलरेट करेगा, तो प्लस एक्सीलरेशन इज g इनटू t। बट इनिशियली बोला गया है कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 था, और पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब था वो रेस्ट पे था तब छोड़ा गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 मानते हो तो z डॉट जो तुम्हारा वेलोसिटी है एट दिस पॉइंट b इज इक्वल्स टू gt। ठीक है, दूसरी बात तुम लोगों को पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला सुना होगा। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक आया है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है 1 माइनस z। तो 1 माइनस z इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। अगर u 0 है तो पहला वाला टर्म 0 होगा, प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से तुम z एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम z को क्या लिख सकते हो बेटा, 1 माइनस हाफ gt स्क्वायर, 1 माइनस हाफ gt स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से तू पार्टिकल यहाँ से यहाँ में आने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकता है। कैसे देख, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पे गिर जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, जमीन पे पहुंच जाएगा, उस टाइम पे तुम्हारा z का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि z क्या है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जमीन से पार्टिकल का जो हाइट है वो, मतलब ग्राउंड से पार्टिकल का जो हाइट है वो। जब पार्टिकल पूरा ग्राउंड में गिर जाएगा, when the particle will reach to the ground, then height of the ball from the ground will be 0. So therefore if t is the time for the particle to reach the ground, for the particle to reach the ground, then I can write z, which will be equal to 0, then will be equals to 1 minus half g into capital T square. That thing can give me capital T is equals to root over of 2 divided by g. So this is basically the time the particle will take to reach the ground.
This is basically the time the particle will take to reach the ground. Now you can determine the action. So action is equals to what? Action S is equals to integration of L dt, जहाँ पे हम लोगों ने टाइम क्या लिया है 0 से लेके रूट ओवर ऑफ 2/g तक. कब निकालने के लिए बोला गया एक्शन? जब वो ग्राउंड में जाके गिरेगा तब. तो सर L का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड. लिखो हाफ एम z dot square minus mgz into dt. सर जी कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इधर z है, z डॉट है, ये t है. बिल्कुल मत घबराओ, हम लोगों ने सब कुछ निकाल के रखा है. देखो z डॉट को क्या लिख सकते हो? z डॉट को लिख सकते हो तुम gt. z डॉट को लिख सकते हो gt. और z को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस हाफ gt स्क्वायर. z डॉट को अगर gt लिखूंगा तो ये हो जाएगा हाफ m जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एम जी जेड. तो हो जाएगा एम जी जेड को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस जी टी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस जी टी स्क्वायर बाई 1 माइनस जी टी स्क्वायर. गुड. तो ये इनटू डी टी, ये पूरा चीज इनटू डी टी. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पावर ऑफ 2 बाई जी. अब ये इंटीग्रेशन करना आई थिंक बहुत आसान है बच्चे लोगों के लिए, है कि नहीं बताओ? देखो यहाँ पे एम जी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ठीक है. चलो कर ही लेते हैं, एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं. पहला वाला इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? एम जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड यू वांट टू गेट अच्छा इसको अगर थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2. ओके फाइन. तो टोटल आ जाएगा एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एम जी इंटू डी टी. और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है 0 टू रूट ओवर ऑफ 2 बाई जी. तो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा फाइनली? ये इंटीग्रेशन का करोगे तो एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस एम जी टी. लिमिट पुट करो. लिमिट क्या है? 0 टू रूट ओवर ऑफ 2 बाई जी. वेरी गुड. तो सर पहले अगर रूट ओवर ऑफ 2 बाई जी पुट करेंगे तो क्या आएगा? एम जी स्क्वायर एक्शन एस इज इक्वल्स टू एम जी स्क्वायर बाई 3 एम जी स्क्वायर बाई 3, जो यहाँ पे तुम्हारा टी क्यूब है, टी की जगह पे 2 बाई जी पुट करा रूट ओवर ऑफ, तो रूट ओवर ऑफ 2 बाई जी का होल क्यूब. 2 बाई जी का होल क्यूब है. उसके बाद जब तुम यहाँ पे इसमें पुट करोगे तो माइनस एम जी रूट ओवर ऑफ माइनस एम जी टू रूट ओवर ऑफ 2 बाई जी. नेगेटिव बाद में जब लोअर लिमिट पुट करोगे क्या होगा? ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ से ये तुम्हारा एक्शन आ रहा है. अगर ये एक्शन है इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करो, देखो क्या आ रहा है. वेल ऑल आई एम गेटिंग इज दिस इज g to the power of, okay I think I'm getting here, this is root 2 का होल क्यूब मतलब 2 root 2, तो 2 by 3 root 2, यहाँ पे एक m है. I'm getting an m over here. और यहाँ पे नीचे तुम्हारा है रूट जी का होल क्यूब मतलब g इंटू रूट जी. तो एक जी से g कट गया, रूट जी से है तो ये रूट जी हुआ ऊपर माइनस यहाँ से रूट जी से काटूंगा तो रूट जी, तो m इंटू रूट जी इंटू रूट 2. Now what I can do is that I can take common m root g root 2. तो m root over of 2g को कॉमन ले लिया तो क्या मिला मुझे? 2 by 3 minus 1. This is 2 by 3, this is minus 1. So 2 by 3 minus 1 मिला मुझे, मतलब नेगेटिव ऑफ 1 था. That is minus m into root over of 2g by 3. ये हमारा एक्शन है. यहाँ पे मास के बारे में कुछ बोला गया? मास इज 1 kg. अगर मास तुम्हारा 1 kg है तो यहाँ पे 1 पुट कर दो. अगर मास 1 kg तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 into g divided by 3, क्योंकि m is 1 kg. This will be the answer. What is the value of Hamilton's action? G is the acceleration due to gravity. ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्शन है. तो मोस्टली दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जामिनेशन.
ठीक है। एक्शन निकालने वाले क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। जितने भी है सीएसआर में भी एक दो क्वेश्चन आए थे, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना है और टाइम पीरियड निकालना है, किस टाइम पीरियड में तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलो, बाकी तो और कुछ बताने लायक चीजें है नहीं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ाई किया करो। पीवाईक्यूज जितने से ज्यादा हो सके उतने से ज्यादा सॉल्व किया करो। और मैं कह दूं कि जो भी बच्चे इस बार के सीएसआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अपकमिंग दिसंबर के लिए वो लोग एम कर रहे हैं, सो फॉर देम देयर इज अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि 9th मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ एक कोर्स लॉन्च किया गया है। द प्राइस हैज बीन वेरी लो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इस सीएसआर के लिए जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां पे सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर्स के प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड लाइव क्लासेस में पीवाईक्यू कराए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नए वाले जो सीएसआर आएगा दिसंबर में, उसके लिए सारे के सारे डिटेल कोर्स तो नए से शुरू होंगे। तो जो बच्चे भी सोच रहे हो ज्वाइन करने के लिए, आई थिंक दिस इज द वेरी प्रायर टाइम टू ज्वाइन द कोर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जैसे पढ़ रहे हो पढ़ाई करते रहो। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू एंड गुड लक।